बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 19। पवर देवी अब लगातार हर रोज़ ख्वारिज़मी के पास जाकर इस्लाम से मुतालिक अपने इल्म में इजाफ़ा करने लगी थी। एक रोज़ जब वो लौटी तो उस वक्त सामयारिस और उम्मे गमीम दोनों दीवान खाने में बैठे हुए थे। पवर देवी अब उन दोनों को अपना बाप और माँ समझने लगी थी। आगे बढ़कर वो उम्मे गमीम के पहलू में बैठ गई, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, अम्मा, बात यह है कि मैंने अब तक बहुत बर्दाश्त किया। आज के बाद आप मतबख का रुख नहीं करेंगी, ना वहाँ कोई काम करेंगी। मतबख के सारे काम मैं करूँगी और इसके अलावा आप दोनों के जो दूसरे काम हैं वो भी मेरे ज़िम्मे होंगे। अगर आपने इस सिलसिले में मेरी बात ना मानी तो मैं यही समझूंगी कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। उम्मे गमीम मान गई, कहने लगी, बेटी, तू अब हकीकी मानों में मेरी और मेरे शौहर की बेटी है। जो तू करना चाहती है कर, हम तेरा साथ देंगे। यहाँ तक कहने के बाद उम्मे गमीम रुकी, फिर अचानक वो संजीदा हो गई और अपने शौहर सामयारिस की तरफ देखते हुए कहने लगी, सामयारिस, आज मैंने अली बिन रबी, रुबैल और अपनी बेटी की हवेली में गई। तीनों हवेलियों को खोलकर मैंने उनका जायजा लिया। सारी हवेलियों में हर चीज़ पर गर्द ही गर्द पड़ी हुई थी। उस गर्दो गुबार ने हर चीज़ की असलियत को ढांप कर रखा हुआ है और ये देखकर मुझे आज कितना दुख और सदमा हुआ, ये मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये वही हवेलियां हैं जहां हर वक्त चहल पहल रहती थी और अब तीनों हवेलियों की हालत ऐसी है जैसे जंगल के अंदर ऐसे मकान बनाकर छोड़ दिए जाएं जिनके अंदर कोई रहने वाला ना हो। मैं समझती हूँ हमें इन हवेलियों की सफाई सुथराई और देखभाल का एहतमाम करना चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद उम्मे गमीम जब खामोश हुई तब सामयारिस चौंकने के अंदाज में कहने लगा, उम्मे गमीम, तुम्हारा अंदाज़ा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ तुमने ये गुफ्तगू करके एक भूला हुआ वाक़या याद करा दिया है और अब मैं इन तीनों हवेलियों की सफाई सुथराई का एहतमाम कर लूँगा। सुन उम्मे गमीम, बाज़ार में अक्सर व बेशतर सौदा सुलभ खरीदने के लिए मेरा जाना होता है। वहाँ कई बार मेरी मुलाकात एक बूढ़े से हुई। वो बेचारा लोगों का सामान उठाकर उनके घर तक पहुँचाता है, उजरत लेता है और बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। वो घर के 2 अफराद हैं, वो और उसकी बीवी अधेड़ उम्र हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ बाजार में उससे बोझ उठाने का काम छुड़वा दूँ। जिस कदर हमाल की हैसियत से उसकी आमदनी होती है, मैं चाहता हूँ उससे 10 गुना उसे उजरत दें और तीनों हवेलियों की सफाई सुथराई करवा लिया करें। ये बड़ा आसान काम है। दोनों मियाँ बीवी आया करेंगे और सफाई सुथराई करके चले जाया करेंगे। उन्हें मैं कुछ रकम पहले भी अदा कर दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस रुका, फिर कहने लगा, उम्मे गमीम, रुबैल और राहिल के जिस कदर बाग हैं अब उन सब का मालिक अली बिन रबी है। अब तक उन बागात से जो आमदनी होती रही है उसकी सारी रकम मेरे पास महफूज है। तुम्हारे सामने अली बिन रबी ने वो रकम लेने से इनकार कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि उस रकम में से एक माकूल हिस्सा उस बूढ़े के हवाले करूँगा और उससे कहूँगा कि वो बाजार में काम करना तर्क कर दे। अपनी बीवी के साथ सिर्फ दिन में एक बार इन तीनों हवेलियों की सफाई सुथराई कर जाया करें और उसके लिए उन्हें हमाल की हैसियत से काम करने में जो आमदनी होती है मैं उसे 10 गुना ज़्यादा रकम दिया करूँगा। इस तरह उनकी आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा और उन्हें एक आसान काम मिल जाएगा। जवाब में उम्मे गमीम कुछ कहना ही चाहती थी कि राजकुमारी पवर बोल उठी, ये तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में एक गरीब शख्स की मदद हो जाएगी और हवेलियों की सफाई सुथराई भी होती रहेगी। पवर देवी जब खामोश हुई तो खुशी का इजहार करते हुए उम्मे गमीम कहने लगी, अगर ये बात है तो आज ही से यह काम शुरू करवा दें। इस तरह मेरा दिल खुश हो जाएगा, मेरा ज़मीर, मेरी रूह भी पुरसकून हो जाएगी। उम्मे गमीम जब खामोश हुई तब गुफ्तगू का आगाज़ पवर देवी ने किया और कहने लगी, आज उस्ताद ख्वारिज़मी मुझे तफसील बता रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि अमीर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की बीवियों और दीगर लश्कर के अहले खाना को किसने कत्ल किया, उन्होंने मुझे तफसील बताई कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने माजी में एक डाकू अली तकंदरी के मस्कन का खात्मा किया था और उसके बचने वाले साथियों ने इंतकाम लिया, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया और अब उसी अली तकंदरी के साथियों से निपटने के लिए अमीर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक लश्कर लेकर गए हैं। यहाँ तक कहने के बाद पवर देवी रुकी। दोबारा वो बोली, अगर आप दोनों को कोई एतराज़ ना हो तो क्या कभी कभी मैं भी
अमीर अली बिन रबी राहिल की हवेली के अलावा अब्दुल रज़ाक और राहिल के भाई रुबैल की हवेली को देख सकती हूँ, उनकी सफाई सुथराई का जायजा ले सकती हूँ। जवाब में उम्मे गमीम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगी, मेरी बेटी, ये गुफ्तगू करके तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं तीनों हवेलियों की चाबियां तुम्हारे हवाले करती हूँ। उनकी सफाई सुथराई करवाना और उनकी देखभाल करना मेरी बच्ची आज से तुम्हारे जिम्मे है। उम्मे गमीम के उन अल्फाज से पवर देवी भी खुश हो गई थी। फिर वो अपनी जगह पर उठी और उम्मे गमीम की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप यही बैठी रहें, मैं जरा मतबख का काम देखती हूँ। उसके साथ ही पवर देवी अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई थी। तारीख के नामवर डाकू अली तकंदरी के किले से लगभग 15 मील के फासले पर जिस वक्त के असर ढल चुकी थी, सामने की तरफ से घुड़सवार अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ आया। जब अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक जो अपने लश्कर के आगे थे उनके करीब आया, तब हाथ के इशारे से अली बिन रबी ने अपने पीछे अपने लश्कर को रोक दिया था। वो सवार करीब आया, अपने चेहरे पर डाला हुआ नकाब उसने हटाया। वो एक खूबसूरत लड़की थी। उसने बारी बारी अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखा, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, क्या आप दोनों अपना तारुफ करवाएंगे ताकि इसके बाद मैं अपनी दुख भरी दास्तान आप लोगों से कहूं। जवाब में अब्दुल रज़ाक ने अपना और अली बिन रबी का जब तारुफ करवाया तब लड़की रो दी। आंसू बड़ी तेजी से उसकी आंखों से बहने लगे थे। उस मौके पर बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी ने उसे मुखातिब किया, मेरी बहन, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तेरी ये हालत हुई। इस पर वो लड़की अपनी आंखें खुश करते हुए कहने लगी, मैं इंतहाई बेसरो सामानी की हालत में गजनी का रुख कर रही थी। खुदावंदे कुद्दूस का शुक्र है कि आप मुझे रास्ते में मिल गए। मैं अपनी फरियाद लेकर सुल्तान मौदूद के पास जाना चाहती थी। डाकू अली तकंदरी तो मारा जा चुका है, लेकिन उसके मस्कन को उसके इधर उधर बिखरे साथियों ने इकट्ठे होकर फिर आबाद कर लिया है। गुज़िश्ता रोज वो अपने किले के मगरिब में जो हमारी बस्ती है उस पर हमलावर हुए। जब लोगों ने मुजाहमत की तो उन्होंने लोगों को जी भर कर लूटा और कुछ को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वालों में मेरे माँ बाप और मेरा एक भाई भी है। अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। इस बिना पर मैं निकल खड़ी हुई कि अब जबकि मेरा कोई अजीज़ो अकारिब रहा ही नहीं है तो मैं सीधी सुल्तान के पास जाऊंगी। अगर रास्ते में किसी ने पकड़कर मार दिया तो अच्छा होगा, इस जिंदगी से जान छूट जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद वो लड़की रुकी। उसके अल्फाज सुनकर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों मगमूम हो गए थे। यहाँ तक कि अली बिन रबी ने फिर उसे मुखातिब किया, मेरी बहन, तेरा नाम क्या है। अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, मेरा नाम अमीमा है, दुनिया में तन्हा हूँ। अमीमा के उन अल्फाज पर बड़ी शफकत से अली बिन रबी ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, तू तन्हा नहीं है। मैं तुझे बहन कहकर पुकार रहा हूँ, फिर तू तन्हा कैसे हो सकती है। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर अमीमा नाम की वो लड़की किसी कदर पुरसकून हो गई थी। यहाँ तक कि उसने फिर अली बिन रबी को मुखातिब किया था, अब जबकि आप मुझे अपनी बहन कह चुके हैं तो मैं आपको भाई कहूंगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अपने लश्कर के साथ आपका रुख किस तरफ है। आपका और आपके साथी अब्दुल रज़ाक का नाम तो सब जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि दोनों किसी मुहिम पर ही निकले हुए हैं। जवाब में अली बिन रबी ने बड़ी संजीदगी में अमीमा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरी बहन, हम अली तकंदरी के साथियों की सरकूबी के लिए निकले हुए हैं। इसकी वजह क्या है ये फिर कभी तुम्हें मुनासिब वक्त पर बताएंगे। मेरी बहन, तुम यहाँ रुको, ज़रा मैं अपने कुछ साथियों के साथ अपनी मनसूबाबंदी पर सलाह मशवरा कर लूँ। उसके साथ ही अली बिन रबी ने अब्दुल रज़ाक को मखसूस इशारा किया था। यह इशारा पाकर अब्दुल रज़ाक अली बिन रबी के साथ हो लिया था। दोनों अपने लश्कर के बीच में गए। फिर बड़ी राजदारी में अली बिन रबी अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाई, अली तकंदरी का मस्कन जिस पर अब उसके साथियों ने कब्जा कर लिया है, यहाँ से 10-15 मील के फासले पर रह गया है। लश्कर को यहाँ रोकते हैं, लश्कर के खाने का एहतमाम करते हैं। लश्कर यहाँ खाना खाएगा। मगरिब की नमाज के अलावा इशा की नमाज भी यहाँ अदा की जाएगी। इशा के बाद लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उसके बाद सूरज तलू होने से कुछ पहले यहाँ से कूच करके पेशकदमी की जाएगी। आधे लश्कर के साथ अब्दुल रज़ाक, मैं तुमसे अलहदा हो जाऊंगा। ये जो अमीमा नाम की लड़की आई है इसे तुम अपने साथ रखना और इस पर निगाह भी रखना। मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सका कि यह मुखलिस है कि नहीं, हमारे लिए खतरे का बायस भी बन सकती है। चुनाचे जिस वक्त सूरज तलू होने वाला होगा तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ अली तकंदरी के उन साथियों का घेराव कर लेना जो किले के करीब की बस्ती में कयाम रखते हैं। मेरे ख्याल में बस्ती के अंदर सारे जंगजू ही रहते हैं। जब तुम बस्ती का मुहासरा कर लोगे तो मैं तुम्हारे नज़दीक और आसपास ही अपने हिस्से के लश्कर के साथ घात में हूँगा। यहाँ तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, ये सारे इलाके मेरे और तुम्हारे देखे भाले हैं।
मेरे भाई, जब तुम बस्ती का मुहासरा कर लोगे तो किसी एक लश्करी के जिम्मे ये काम लगाना कि आने वाली इस लड़की पर निगाह रखे। मैं देखना चाहता हूं कि जो कुछ इसने कहा है वो खलूस पर मबनी है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अली तकंदरी के साथियों में से एक हो और हमारे अहवाल से अपने साथियों को आगाह करने के दर पे हो। बहरहाल जब तुम बस्ती का मुहासरा करोगे तो सूरज तलू होने के बाद बस्ती में एक हैजान और खलबली बरपा होगी। दूसरी तरफ अली तकंदरी के किले में जो जंगजू रहते हैं उन्हें खबर हो जाएगी कि बस्ती का मुहासरा कर लिया गया है, लिहाजा वो किले से निकलकर तुम पर हमलावर होने के लिए आएंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो मैं रास्ते ही में उनका इस्तकबाल करूंगा, और इस्तकबाल भी ऐसा करूंगा कि वक्त की आंख देखेगी कि ऐसा इबरतनाक अंजाम इससे पहले कभी किसी का ना हुआ होगा। किले से निकलने वालों में से मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हर एक के गर्दन काट रखूंगा। किले के अंदर जिस कदर जंगजू रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं और उनका खात्मा कर दिया जाता है, तो किले के अंदर सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जिन्हें बस्ती से निकालकर किले में मुंतकिल किया गया है। उसके बाद दोनों मिलकर बस्ती का मुहासरा कर लेंगे। मुहासरे में ऐसी शिद्दत पैदा करेंगे कि बस्ती के इर्द गिर्द वो दीवारें जिनसे मकानों को आपस में मिलाकर एक तरह से फसील की शक्ल दे दी गई है उन्हें गिरा दिया जाएगा। जब बस्ती में दाखिल होने के कई रास्ते बन जाएंगे तो अपने मुखबिरों के जरिए चारों तरफ ये खबरें फैला दी जाएंगी कि अली तकंदरी के वो साथी जो किले में मुकीम थे वो हमलावर होने के लिए निकले, लेकिन सुल्तान के लश्करियों ने उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया है। तुम बस्ती का घेराव किए रखना। मैं अपने लश्कर के साथ बस्ती के एक हिस्से से दाखिल होकर जो भी सामने आया उसका कत्लेआम शुरू करूंगा, और जब वो अमान तलब करेंगे तो उन्हें अमान दे दी जाएगी, और सारी बस्ती में जिस कदर जंगजू रहते हैं उन्हें कहा जाएगा कि वो निहत्ते होकर बस्ती से बाहर आ जाएं। जब वो ऐसा करेंगे तो सबसे पहले बस्ती के अंदर जिस कदर हथियार होंगे उन पर कब्जा किया जाएगा, और जो हथियार फेंक कर बाहर आएंगे उन्हें अपने कुछ मुसल्ला दस्तों के बीच में लेकर किले का रुख किया जाएगा। किले में जिस कदर लोग रह रहे हैं उनसे कहा जाएगा कि जिन्हें बस्ती से निकालकर जबरदस्ती इस किले में बसाया गया है वो सब निकलें और अपने अपने घरों में चले जाएं। जब किला खाली हो जाएगा तो बस्ती से अली तकंदरी के जो साथी हम गिरफ्तार करेंगे उनसे पहले किले की फसील गिराएंगे, फिर उनसे कहेंगे कि किले के अंदर जो महफूज हिस्से बने हुए हैं सबको गिराकर जमीन बोस कर दें। इस तरह इस किले का नामो निशान मिटा देंगे और मलबे की शक्ल इसे दे देंगे। जब सारा ये काम हो जाएगा तो अली तकंदरी के उन सारे साथियों को जिनसे ये मुशक्कत लेंगे उनको एक तरफ खड़ा कर देंगे और अपने लश्कर का एक हिस्सा मुकर्रर करेंगे और उन सब की गर्दनें कटवा कर रख देंगे। मुझे उम्मीद है जब हम ऐसा करेंगे तो आने वाले दौर में किसी और अली तकंदरी को इन इलाकों में इस तरह की सरकशी, इस तरह की बगावत, इस तरह का जुल्म और जबर करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी। अब्दुल रज़ाक ने उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा लश्कर ने वहां कयाम कर लिया। अब्दुल रज़ाक ने एक लश्करी को मुकर्रर कर दिया जिसने उस लड़की पर निगाह रखना शुरू की थी। ताहम लश्कर के अंदर उस लड़की की बेहतरीन देखभाल की गई, उसकी खातिर तवाज़ो भी की गई, और अगले रोज जिस वक्त रात का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था अली बिन रबी ने अपने लश्कर के साथ कूच किया। अपने हिस्से के साथ अब्दुल रज़ाक ने आगे बढ़कर बस्ती का मुहासरा कर लिया, जबकि एक इंतहाई मुनासिब जगह पर अली बिन रबी ने अपने लश्कर के साथ घात लगा ली थी। जब बस्ती के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बस्ती का किसी ने मुहासरा कर रखा है। यह मामला उनके खौफ और तजस्सुस का बायस बना, लिहाजा बहुत से लोग तो अपने मकानों की छतों पर चढ़कर देखने लगे कि मुहासरा करने वाले कौन लोग हैं। उस मौके पर अब्दुल रज़ाक ने अपने लश्कर के साथ बेहतरीन पेशबंदी की। मुहासरे में जो अगली सफ़ें थी उन्हें उसने हुक्म दिया कि अपनी ढालों को सामने रखें, इसलिए कि बस्ती की तरफ से उन पर तीर अंदाजी भी की जा सकती है, और अगली सफ़ों के पीछे जो सफ़ें थी उन्हें उसने तीरों और कमानों से मुसल्लह करके मुस्तैद कर दिया था, जबकि पिछली जो सफ़ें थी वो अपनी तलवारें और ढालें संभाल कर बिल्कुल चौकस हो चुकी थी। अचानक सामने की तरफ से बस्ती की छतों पर से तीर अंदाजी की गई। उस वक्त छतों पर बहुत से लोग खड़े थे। जवाबी कार्रवाई करते हुए जब अब्दुल रज़ाक ने तीर अंदाजी का हुक्म दिया तो छतों पर खड़े अनगिनत लोग तीरों से छिद कर रह गए थे, लिहाजा लोग चीखते पुकारते वावेला करते हुए छतों से नीचे उतर गए थे। उस हादसे से बस्ती के अंदर मजीद खौफ फैल गया था। अब तक उन्हें यह मालूम ना हो सका था कि उनकी बस्ती का मुहासरा करने वाला कौन है, इसलिए कि बस्ती में कोई बच्चा था, ना कोई बूढ़ा, ना औरत। वो सब अली तकंदरी के बच जाने वाले जंगजू थे जिन्होंने वहां कयाम कर रखा था। लेकिन वो मुतमईन थे, वो जानते थे कि थोड़ी देर तक किले में जो उनका लश्कर है उसको गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा वो
اسے اس صورتحال کی خبر ہو جائے گی اور وہ نکلے گا اور محاصرہ کرنے والوں کی پشت پر حملہ ہو کر جب وہ ان کی صفوں کے اندر اضطراب پیدا کرے گا تو بستی کے اندر جو لشکر ہے وہ بھی نکل کر حملہ ہوگا اور محاصرہ کرنے والوں میں سے کسی کو بچ کر بھاگنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ قلعے کے اندر سے ایک لشکر نکلا تاکہ محاصرہ کرنے والے عبد الرزاق کے لشکر پر حملہ ہو، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اندھی موت اور خون کے بھنور ان کے قریب ہی گھات لگائے بیٹھے ہیں، جو کسی بھی وقت ان کے مقدر اور ان کی قسمت کو لہو لہو کر کے رکھ دیں گے۔ جس جگہ علی بن ربی نے گھات لگا رکھی تھی، وہ لشکر جب اس کی سیدھ میں آیا تو اچانک علی بن ربی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ تباہ و برباد کر دینے والے نفرت آلود جبر کے عذابوں کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے قلعے سے نکلنے والا لشکر بھی رک گیا۔ وہ بھی موت کے گہرے سمندر میں لمحوں کی یورش اور زمین کو فصلوں سے محروم کرتے طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ پھر وہ علی بن ربی کے لشکر پر مرگ و زیست کے خونی تماشوں کی طرح حملہ ہو گئے تھے۔ یوں میدان جنگ کے اندر اڑتے پتھروں کے شرارے، برق کے کوندے، برساتی تلواریں، خون کے بھنور میں ڈبوتے نیزے میدان جنگ میں فضاؤں کی آشفتہ مزاجی کو مزید برہم کرنے لگے تھے۔ قلعے سے نکلنے والا وہ لشکر زیادہ دیر تک علی بن ربی کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا، لہٰذا ان کی حالت بڑی تیزی سے کوہر اوڑے رات میں دیمک زدہ آتش قدوں، سناٹوں میں زہر بھرے کشکول اور تاریخ کی ناشناس اندھی نا امیدیوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے صلاح مشورہ کیا، لہٰذا وہ پلٹے اور چاہتے تھے کہ بھاگ کر دوبارہ قلعے میں داخل ہو جائیں، لیکن علی بن ربی نے شاید پہلے سے ایسی منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ وہ قلعے میں داخل نہ ہو سکیں۔ جو ہی وہ مڑے، برق کے سے انداز میں اس کے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ ہوا اور وہ قلعے اور بھاگنے والوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اسی وقت ایک طرف سے علی بن ربی نے تیز آندھیوں کے جھکڑوں کی طرح ان کے پہلو پر حملہ کر کے ان کی تعداد مزید کم کر دی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، قلعے کی طرف جانے والا راستہ حملہ آور لشکر نے مسدود کر رکھا ہے، جبکہ ایک طرف سے دوسرا لشکر ان کے پہلو پر ضرب لگا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ہتھیار پھینک کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور زور زور سے امان طلب کرنے لگے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے علی بن ربی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے کو آگے لایا اور کڑکتی ہوئی آواز میں انہیں حکم دیا کہ سب ہتھیار پھینک دیں اور بالکل نہتے ہو کر 50 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ فوراً حرکت میں آئے اور گن کر 50 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے، جبکہ علی بن ربی کا اشارہ پا کر ان کے ہتھیاروں پر اس کے ساتھیوں نے فوراً قبضہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر علی بن ربی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی اتر گئے۔ ہاتھ کے اشارے سے علی بن ربی نے چند سالاروں کو اپنے پاس بلایا، تھوڑی دیر تک بڑی رازداری سے خسر پھسر کی، اس کے بعد وہ کچھ لشکریوں کے ساتھ حرکت میں آئے۔ پھر ہتھیار پھینکنے والوں میں سے جنہوں نے اپنے آہنی خود کے اوپر امامے باندھ رکھے تھے، وہ امامے اتار کر ان کے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے تھے۔ اس موقع پر ہتھیار پھینکنے والوں میں سے ایک آگے بڑھا، علی بن ربی کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ سلطان مودود کے سپہ سالار علی بن ربی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر علی بن ربی کا چہرہ تپ گیا تھا۔ کھا جانے والے انداز میں تھوڑی دیر تک اس کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا، بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پر گرفت کر کے اسے اوپر اٹھایا، پھر دائیں ہاتھ کے کئی تماچے اس کے منہ کے دائیں بائیں مارے اور کہنے لگا، یہ ظلم ہے۔ تم نے جو ان گنت بستیوں کو لوٹا، کیا وہ ثواب تھا؟ تم نے پچھلے ہی دنوں ایک بستی کو لوٹ کر کئی گھروں کو ویران کیا، کئی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، تو وہ کیا تم نے عبادت کی تھی؟ اسے اٹھائے ہی اٹھائے علی بن ربی اسے اس کے دوسرے ساتھیوں کے پاس لایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا یہ تمہارا سردار ہے؟ صحیح بولنا ورنہ تم سب کی حالت اس سے بھی بدتر کروں گا۔ اس پر ان میں سے ایک کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، یہ علی تکندری کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ سن کر علی بن ربی کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی، ایک دم اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، پھر اسے زور سے زمین پر پٹخ دیا، اس کے بعد ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑی، دوسرا پاؤں اس کی دوسری ٹانگ پر رکھا اور کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی چاہتا ہے تجھے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ تم سدا من مانی کرتے رہو گے؟ کوئی تم سے باز پرس کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تم سے جواب طلبی نہیں کرے گا، کوئی تمہاری سرکوبی نہیں کرے گا۔
उसके बाद अली बिन रबी ने उसे उठाया, उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, जो कुछ मैं पूछने लगा हूं सच्चाई पर रहते हुए जवाब देना। टालने की कोशिश करोगे या झूठ बोलोगे तो याद रखना, मैं अपनी सुर्ख रंग की पेटी के अंदर से अपना खंजर निकालूंगा, इसे पहले तुम्हारी छाती में पैवस्त करूंगा, फिर इसे नीचे तक दबाव डालते हुए तुम्हारे जिस्म को चीर कर रख दूंगा। चंद हफ्ते पहले सुल्तान मौदूद का एक कारवां हिंदुस्तान से गजनी का रुख कर रहा था। उस पर हमलावर होने वाले कौन लोग थे, इस पर वो हकलाने लगा और उसके जो साथी पीछे खड़े हुए थे, जिनके अब तक अली बिन रबी के साथियों ने हाथ पुश्त पर बांध दिए थे, उनकी तरफ इशारा करने लगा। उसे बालों से पकड़कर जोर से घसीटते हुए अली बिन रबी उसके साथियों के पास लाया। फिर पहले जैसे तहक्कुमाना अंदाज में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मौदूद का जो कारवां हिंदुस्तान से गजनी का रुख कर रहा था, उस पर हमलावर होने वाले तुम लोग थे। उसमें ये अली तकंदरी का भाई भी था। इस पर उन सब ने इकरार किया। क्या इस हमले की कमानदारी करने वाला यही था? इस पर उन सब ने इकरार किया कि उस हमले की कमानदारी करने वाला यही था। ये अल्फाज सुनने थे कि एक झटके के साथ अली बिन रबी ने अपनी तलवार बेनियाम की और एक ही ताकतवर वार ने उसकी गर्दन काट कर रख दी थी। जब अली तकंदरी के उस भाई की लाश जमीन पर गिरी, तब उसके वो साथी जो पीछे खड़े थे और जिनके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए थे, वो खौफ के मारे कप कपाने लगे थे और सबकी गर्दनें झुक गई थीं। अपनी तलवार को साफ करते हुए अली बिन रबी पीछे हटा। इससे पहले जिन छोटे सालारों से उसने राजदाराना गुफ्तगू की थी, उन्हें अपने करीब बुलाया। जब वो करीब आए तब उन्हें मुखातिब करके अली बिन रबी कहने लगा, चंद दस्ते मुकर्रर करो जो हाथों में बरहना तलवारें लिए इनके सामने और पुश्त पर खड़े रहें, और इनमें से जो भी हरकत करने की कोशिश करे उसकी गर्दन काटते चले जाएं। जरा रुककर वो फिर से कहने लगा, मेरा अपना अंदाजा है जिस कदर लश्कर किले से निकलकर हम पर हमलावर हुआ, इतना ही बड़ा लश्कर इस बस्ती में भी होगा। बस्ती वालों को जेर करने के बाद मैं लौटूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि इन सब के साथ क्या मामला करना है। जो लश्कर यहाँ इनकी निगरानी पर रहेंगे, उनमें से 2 सालार यहाँ के हालात पर निगाह रखने के लिए रुकेंगे। बाकी लश्करियों को लेकर मैं बस्ती का रुख करता हूँ और अब्दुल रज़ाक के साथ मिलकर बस्ती के अंदर जो अली तकंदरी का लश्कर है उसका बंदोबस्त करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि उनसे निपटकर मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। उसके साथ अपने लश्कर के साथ अली बिन रबी वहां से हट गया था। बड़ी तेजी से फासलों को समेटता हुआ अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ उस जगह आया जहां अब्दुल रज़ाक शायद उसी का इंतजार कर रहा था। उनके करीब आकर अली बिन रबी अपने घोड़े से उतरा। पहले उसने अपने सामने बस्ती का जायजा लिया, कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने अब्दुल रज़ाक की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, शुमाल, मशरिक, मगरिब और जनूब चारों समतों से इस बस्ती वालों को बुलंद आवाज में ये पैगाम दो कि हम सुल्तान मौदूद के लश्करी हैं। किले के अंदर जो तुम्हारा लश्कर था उसका हमने खात्मा कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। अपनी जिंदगी चाहते हो तो बस्ती से बाहर निकलकर अपने हथियार बस्ती से लगभग 70 कदम के फासले पर डाल दो। उसके बाद सब बस्ती के शुमाल में अपने हथियारों से 70 कदम दूर खड़े हो जाओ। इसके बाद देखते हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। अली बिन रबी के कहने पर अब्दुल रज़ाक ने फौरन ये हुक्म छोटे सालारों को जारी कर दिया और थोड़ी देर बाद बस्ती के चारों तरफ बस्ती वालों को ये पैगाम दिया जाने लगा कि सारे जंगजू बस्ती से बाहर निकलकर 70 कदम के फासले पर अपने हथियार डाल दें और 70 कदम शुमाल में जाकर खड़े हो जाएं। बार बार ये पैगाम देने के बावजूद बस्ती में से कोई ना निकला। शायद वो ये समझते थे कि बस्ती में दाखिल होने वाले सिर्फ 2 ही दरवाजे हैं और वो उनका दिफा कर लेंगे। जब कुछ देर तक अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक इंतजार करते रहे और किसी रद्द अमल का इजहार ना हुआ, तब अली बिन रबी अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे अजीज भाई, तुमने जिस तरह बस्ती का मुहासरा किया हुआ है ऐसे ही मुहासरा जारी रखो, लेकिन तुम सिर्फ 2 समतें संभालोगे, शुमाल और मगरिब की समत। अपने हिस्से के लश्कर के साथ मैं जनूब और मशरिक की समत का रुख करने लगा हूं। तुम सिर्फ बस्ती से बाहर निकलने वालों के खिलाफ दिफाई अंदाज में हरकत में आना। जनूब और मशरिक की तरफ से मैं जारहियत इख्तियार करूंगा और फिर देखना मैं इनका क्या हाल करता हूं। मैं बस्ती में दाखिल होने वाला मशरकी दरवाज़ा भी मसदूद कर दूंगा और तुम मगरबी दरवाजे पर निगाह रखना ताकि वहां से निकलकर कोई भागे नहीं। बस्ती में दाखिल होने का मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि बस्ती के अंदर जिस कदर जंगजू हैं चीख चिल्ला उठेंगे। अली बिन रबी ने अपने लश्कर का एक हिस्सा जनूब में मुतय्यन किया और खुद आधे लश्कर के साथ मशरकी हिस्से की तरफ गया। मशरकी हिस्से में जो दरवाज़ा था उसका जायजा लिया। दरवाज़ा लोहे की मोटी मोटी सलाखों का था, जिसे देखकर अली बिन रबी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई।
कुछ देर तक दरवाजे को देखता रहा। बस्ती के अंदर चुप और हू का आलम था। शायद वो अचानक हमलावर होने के दर पे थे। अली बिन रबी ने पहले एक लंबे रस्से का एहतमाम किया, उसके सिरे पर लोहे की एक मजबूत कमंद बांधी। उसके बाद उसने आगे पीछे दो दो की कतारों में 8 सवारों का एहतमाम किया। वो रस्सा जिसका एहतमाम किया गया था, जिसके एक सिरे पर कमंद बांधी गई थी, उन 8 सवारों के घोड़ों के साथ मजबूती से बांध दिया गया था। फिर 2 छोटे सालारों को हाथ के इशारे से अली बिन रबी ने अपने पास बुलाया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों एक काम करो, अपने साथ 4 जवानों को लो, अपने आगे ढाले रखो और ये जो कमंद मैंने इससे बांधी है, इसे बस्ती के लोहे के दरवाजे पर फेंक कर एकदम अपनी ढालों को अपनी पीठ पर रखते हुए फौरन भागकर मेरी तरफ आ जाना। चुनांचे ऐसा ही किया गया। वो 4 लश्करी गए, एकदम उन्होंने लोहे की कमंद शहर के दरवाजे पर डाली, फिर वो भागकर वापस आ गए। इसी दौरान अली बिन रबी ने अपना हाथ फिजा के अंदर बुलंद किया और हाथ का बुलंद होना था कि 8 के 8 घोड़े पूरी ताकत और कुव्वत से भाग उठे थे। और फिर ऐसा हुआ कि बस्ती का लोहे का दरवाजा जिस पर कमंद फेंकी गई थी, उसे घसीटते हुए वो दूर ले गए थे। इतनी देर तक अली बिन रबी ने अपने लश्कर को बिल्कुल चौकस कर दिया था। साथ ही अपने ही 2 लश्करियों को कोई पैगाम देकर उसने अपने उस लश्कर की तरफ भेजा था जो जनूब की तरफ मुतय्यन किया था, और एक कासिद को अब्दुल रज़ाक की तरफ रवाना कर दिया था। बस्ती का दरवाजा जब टूट गया तो बस्ती के अंदर एक खलबली सी जरूर मची थी। कुछ देर तक खामोशी रही। शायद उसके अंदर जो लश्करी थे वो कोई अंदाजा लगा रहे थे। उसके बाद वो एकदम तूफान और आंधी की तरह टूटे हुए दरवाजे से निकलना शुरू हुए। शायद उन्होंने अली बिन रबी की कमानदारी में एक छोटा सा लश्कर अपने सामने देखा था और हमलावर होकर उन्होंने अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश की थी। यह सूरत देखते हुए अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ जरा पीछे हटा था। इस पर बस्ती से निकलने वाले और शेर हो गए। जब वो जरा नजदीक आए तब अली बिन रबी ने अपने काम की इब्तिदा की। अपने लश्कर को वो हरकत में लाया। उसके बाद वो बस्ती से निकलने वाले लश्कर पर हमलावर हुआ था। बस्ती से निकलने वालों का ख्याल था कि उनका मुकाबला छोटे से लश्कर के साथ है, लिहाजा उनके साथियों की आमद से पहले वो उसे काट कर रख देंगे। लेकिन उनके इरादे गलत साबित हुए। जिस वक्त अली बिन रबी उन पर हमलावर हुआ, ऐन उसी वक्त अली बिन रबी का वो लश्कर जो जनूब में था वो उनकी पुश्त पर नमूदार हुआ और फिर वो उन पर हर शय की जात में खौफ भरती होलनाक आसेबी कुव्वतों की तरह हमलावर हो गया था। इतनी देर तक अब्दुल रज़ाक भी अपने काम की इब्तिदा कर चुका था। वो भी अपनी समत से नमूदार हुआ और बस्ती से निकलकर हमलावर होने वाले अली तकंदरी के हमलावर होने वाले उन जंगजुओं पर अलमज़दा गूंजों के भंवर की तरह हमलावर हो गया था। उस 3 तरफा हमलों से बस्ती के बाहर एक कोहराम सा मच गया था। कुछ देर तक तो अली तकंदरी के उन साथियों ने मुकाबला किया, फिर उनके अंदर परेशानियां और मायूसियां अपने रंग दिखाने लगी थी। वो खुद महसूस करने लगे थे कि खौफ की बाज़गश्त, हवस के इस्तराब ने उन्हें अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। जब बस्ती से निकलने वालों ने देखा कि उनकी तादाद तो बड़ी तेजी से कम की जा रही है, तब वो अपने हाथ बुलंद करके अमन अमन की पुकार करने लगे। ये सूरत हाल देखते हुए अली बिन रबी ने अपने लश्कर को हमलावर होने से रोक दिया। चुनांचे जिन जंगजुओं ने हथियार डाले थे उन्हें मुखातिब करते हुए अली बिन रबी तहक्कुमाना अंदाज में कहने लगा, अपने हथियार डालकर आगे मशरिक की तरफ बढ़ते चले जाओ, गिनकर 70 कदम आगे जाकर खड़े हो जाओ। इस पर वो फौरन हरकत में आए। सब ने हथियार फेंक दिए और वो 70 कदम मशरिक में जाकर खड़े हो गए थे। अली बिन रबी के कहने पर सबसे पहले उनके हथियारों पर अली बिन रबी के लश्करियों ने कब्जा किया। फिर अब्दुल रज़ाक को अपने पास बुलाया और पूरे लश्कर को इकट्ठा करके वो उनकी तरफ बढ़ा जो 70 कदम आगे जाकर खड़े हो गए थे। करीब जाकर रुका। अली बिन रबी का इशारा पाकर कुछ लश्करियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। यहां तक कि अली बिन रबी ने उन्हें मुखातिब किया, पहली बात जो मैं तुमसे कहने वाला हूं वो ये कि तुम्हारा वो लश्कर जिसने किले से निकलकर तुम्हारी मदद को आना था और हम पर हमलावर होना था, उसका हमने खात्मा कर दिया है। उस सम से अब तुम्हें किसी मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वो ये कहो कि इस बस्ती में जो तुम्हारे जंगजू थे उनकी कमानदारी कौन कर रहा था। इस पर उनमें से जो शायद बुज़दिल थे उन्होंने एक शख्स की तरफ इशारा करना शुरू किया। उनके इस तरह इशारा करने पर अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, क्या इसका ताल्लुक या इसका कोई रिश्ता अली तकंदरी से भी है। इस पर उनमें से एक की सहमी सहमी और डरी डरी सी आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगा, यह अली तकंदरी का सबसे छोटा भाई है। इस पर अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, अली तकंदरी के कितने भाई थे। आवाज़ फिर सुनाई दी, उसके 2 ही भाई थे जिनमें सबसे छोटा ये है। अली बिन रबी ने हाथ के इशारे से उसे आगे आने के लिए कहा।
इस पर वो सहमा सहमा डरा डरा लरजता कांपता अली बिन रबी के सामने आन खड़ा हुआ। अली बिन रबी का दायां हाथ उठा और इस जोर का तमाचा उसके मुंह पर मारा कि वो बल खाता हुआ जमीन पर गिर गया। फिर अली बिन रबी आगे बढ़ा, उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया, उसकी आंखों में आंखें डालते गरजते और होलनाक अंदाज में उसे मुखातिब किया। तुम तीनों भाइयों ने डाका जनी का ठेका ले रखा है। तुम्हारे पास रोजी रिस्क कमाने के लिए कोई और तरीका और वसीला नहीं था। लोगों को लूटना, कत्लो गारत गरी करना, लोगों के हकूक को पामाल करना, क्या तुमने इसे अपना हक समझ लिया था? उसके बाद अली बिन रबी की आंखें कहर बरसा गई थी। एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार बुलंद की और उसकी गर्दन काट दी थी। उसके बाद उसने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि इन सब के हाथ पुश्त पर बांध दिए जाएं। चुनाचे देखते ही देखते सबके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए। जब ऐसा हो चुका तब लश्कर के एक हिस्से को अली बिन रबी ने बस्ती के अंदर जाकर तलाशी लेने की हिदायत की कि वहां कोई है तो नहीं। जब उन्होंने इत्तला दी कि बस्ती के अंदर कुछ भी नहीं है, ताहम सामान बहुत ज्यादा है, तब अली बिन रबी ने हुक्म दिया कि सारा सामान निकालकर शुमाल में ढेर कर दिया जाए। चुनाचे लश्करी हरकत में आए। बस्ती के अंदर जिस कदर सामान था बाहर ढेर कर दिया गया था। उस सामान पर अली बिन रबी ने लश्कर के एक हिस्से को निगरान मुकर्रर किया। उसके बाद वो सबको लेकर किले की तरफ रवाना हुआ। वहां पहले जो अली तकंदरी के साथी खड़े थे, जिनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, बस्ती से निकलने वालों को भी उनके साथ खड़ा किया गया। उसके बाद अली बिन रबी ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मैं तुम सबके हाथ खुलवाने लगा हूं। हाथ खुलते ही फौरन इस किले की फसील की तरफ जाना और फसील को गिराना शुरू कर देना। मेरे लश्करी तुम सब की निगरानी करेंगे। तुम में से जो भी सुस्ती से काम करेगा या काम चोरी करेगा वो उसी वक्त उसकी गर्दन काटते चले जाएंगे। उसके साथ ही अली बिन रबी के कहने पर उनके हाथ जो पुश्त पर बंधे हुए थे खोल दिए गए। फिर वो अली बिन रबी के कहने पर फसील की तरफ भागे और फसील को उन्होंने गिराना शुरू कर दिया था, जबकि उनके चारों तरफ अली बिन रबी के साथियों ने एक तरह उनका घेराव कर लिया था। सपहर के करीब तक सारी फसील को गिराकर जमीन बोस कर दिया गया था। उसके बाद किले के अंदर वो लोग जिन्हें बस्ती से किले में मुंतकिल कर दिया गया था, उन्हें अली बिन रबी ने बाहर आने के लिए कहा। जब वो बाहर आए तब अली बिन रबी ने बुलंद आवाज में उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, माजी में तुम लोगों से बहुत गलतियां हुई जिनकी बिना पर आसपास की बस्तियों को अली तकंदरी के भाइयों और उनके साथियों के हाथों सख्त नुकसान उठाना पड़ा। अगर तुम लोग बर वक्त किसी को गजनी भेजकर इन हालात की इत्तला कर देते तो यकीनन लोगों को नुकसान ना उठाना पड़ता। तुम लोगों को इस बस्ती से निकालकर इस किले में मुंतकिल ना होना पड़ता और एक तरह से यहाँ मुंतकिल होकर तुम अली तकंदरी के साथियों के हाथों को मजबूत कर रहे थे। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कहता चला गया था, तुम्हारी बस्ती के अंदर अली तकंदरी के जिस कदर साथी थे उनमें से अक्सर को मौत के घाट उतार दिया गया है। बस्ती खाली करा दी गई है। तुम देखते हो इस किले की फसील भी गिरा दी गई है। आइंदा इस जगह को किले की सूरत कोई नहीं देगा, जो देगा वो जिंदा नहीं रहेगा। उसके बाद अली बिन रबी पीछे हटा, अब्दुल रज़ाक को हुक्म दिया कि इन लोगों के सामने अली तकंदरी के सारे साथियों का खात्मा कर दिया जाए। जिस वक्त उनका खात्मा किया जा रहा था तो लोग लरज कांप रहे थे। जब अली तकंदरी के सब साथियों का खात्मा कर दिया गया तब बस्ती वालों को मुखातिब करके अली बिन रबी फिर बोल उठा, इन लोगों ने तुम्हें ही नहीं हमें भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिस बिना पर इन सब का खात्मा कर दिया गया है। और आने वाले दौर में इन्हीं के किसी गिरोह या इन जैसे किसी गिरोह ने इन इलाकों में ऐसी कार्रवाइयां करने की कोशिश की और तुम लोगों ने गजनी में उसकी इत्तला ना भेजी तो तुम्हारा अंजाम भी अली तकंदरी के इन साथियों से मुख्तलिफ नहीं होगा। अब तुम अपनी मर्जी कर सकते हो, चाहो तो इसी किले में कयाम रखो, चाहो तो वापिस अपनी बस्ती में जा सकते हो। तुम लोग आज़ाद हो, तुमसे कोई तारुज नहीं किया जाएगा। अली बिन रबी के अल्फाज सुनकर वो लोग बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। उन लोगों से हटकर अली बिन रबी अमीमा नाम की उस लड़की के पास आया जो उसके लश्कर में शामिल थी। कुछ देर तक गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने जुर्रतमंदी और दलेरी का मुजाहरा करते हुए इन लोगों की कार्रवाइयों से आगाह करने के लिए गजनी का रुख किया था। मुझे बेहद दुख और सदमा है कि इनके हाथों तुम्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम हमें अपनी बस्ती की तरफ लेकर चलो ताकि मैं तुम्हारी बस्ती का जायजा लूं और जिन लोगों को इनके हाथों नुकसान पहुंचा है उनके नुकसान की तलाफी भी की जाए। अली बिन रबी के ये अल्फाज सुनकर अमीमा मान गई। तब अली बिन रबी ने पूरे सामान समेत अपने लश्कर के साथ वहां से कूच किया। एक बस्ती के करीब जाकर अमीमा ने इशारा किया, ये वो बस्ती है जिसे लूटा गया है। अली बिन रबी ने अपने लश्कर को वहां रोक दिया, चंद दस्तों को साथ लिया और कुछ छोटे सालार भी उसके साथ थे।
फिर वो अमीमा की रहनुमाई में उस बस्ती में दाखिल हुआ था। अली बिन रबी के कहने पर अमीमा पहले उसे अपनी हवेली की तरफ ले गई। हवेली के दरवाजे पर वो रुक गई, इसलिए कि हवेली का दरवाजा खुला था। उस मौके पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसकी हालत देखते हुए अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक भी पिघल कर रह गए थे। कुछ देर खामोशी रही, यहां तक कि अली बिन रबी ने उसे मुखातिब किया, मेरी बहन रो नहीं, तेरे आंसू बड़े कीमती हैं। अब तू कुछ बोल नहीं रही। मैंने अंदाजा लगाया है कि जिस हवेली के सामने तू खड़ी है, यह हवेली तेरी है। क्या तेरे अहले खाना में से कोई बचा है? उस मौके पर अमीमा मुंह से कुछ ना बोल सकी। नफी में जब उसने गर्दन हिलाई तो उसके आंसू के कई कतरे जमीन पर गिर गए थे। यह सूरत हाल यकीनन अली बिन रबी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके सर पर हाथ रखा और बड़ी शफकत में कहने लगा, मेरी बहन, अपने खानदान के सारे अफराद के मारे जाने के बाद तू अकेली तो नहीं है। देख तू कितने भाइयों के हमरा यहाँ अपनी बस्ती की तरफ आई है। फिक्रमंद ना होना, मैं तुम्हारे मुतालिक एक अहम फैसला करने वाला हूँ। उस मौके पर बस्ती के कुछ लोग भी वहां आन जमा हुए थे। अली बिन रबी ने उनसे वैसी ही गुफ्तगू की जैसी उसने किले में बसने वाले लोगों से की थी। बस्ती के सरकर्दा लोगों के साथ मिलकर बस्ती वालों को जो नुकसान हुआ था उसकी तलाफी की गई। उन्हें बहुत सा सामान दिया गया, नकदी भी फराहम की गई। अली बिन रबी के उस रवैये से लोगों की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उस मौके पर बस्ती के लोगों को मुखातिब करके अली बिन रबी कहने लगा, आप मेरे सालार अब्दुल रज़ाक के साथ रहें। मैं इस बस्ती की बेटी अमीमा से एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। चुनाचे अमीमा को अली बिन रबी एक तरफ ले गया, उसके सर पर हाथ रखा, उसे मुखातिब करके बड़ी हमदर्दी में कहने लगा, सुनो अमीमा, मैं तुमसे एक इंतहाई अहम गुफ्तगू करने लगा हूँ। यूं समझना तुमसे तुम्हारा बड़ा भाई मुखातिब है। मेरी बहन, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, इंसान की हालत सदा एक जैसी नहीं रहती। उसके बाद अली बिन रबी ने अपने और अब्दुल रज़ाक के हालात समरकंद से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीनों तक बड़े तफसील से कह दिए थे। ये सारी तफसील जानकर अमीमा ने दुख का इजहार किया। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की बीवियों के मरने पर भी अफसोस किया। कुछ देर की खामोशी के बाद अली बिन रबी फिर बोला और कहने लगा, अमीमा मेरी बहन, क्या तू इस बस्ती में रहना चाहती है या मैं तेरे लिए किसी अच्छी और महफूज रिहाइश का एहतमाम करूं? यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, फिर दोबारा बोला, और ये भी बताओ कि क्या तुम्हारी कहीं शादी हुई है? नहीं हुई तो क्या तुम्हारी सगाई हुई है? अली बिन रबी के खामोश होने पर अमीमा बोली और कहने लगी, आप मुझे बहन कह चुके हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप जैसा भाई मिला है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरी कहीं शादी नहीं हुई, ना कहीं मेरी सगाई हुई है। मेरे भाई, मैं अकेली इस बस्ती में रहकर क्या करूंगी? अगर आप किसी अच्छी जगह मेरे लिए महफूज रिहाइश का एहतमाम कर सकते हैं तो मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। अमीमा जब खामोश हुई तब अली बिन रबी ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, मेरे साथ मेरा साथी सालार अब्दुल रज़ाक है। इससे मुतालिक और अपने मुतालिक मैं तुम्हें तफसील बता चुका हूँ। बहुत अच्छा इंसान है। अगर मैं तुम्हारी शादी इससे करना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अली बिन रबी की तरफ देखते हुए हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर अमीमा के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर वो मुंह से तो कुछ ना बोली, ताहम उसने नफी में गर्दन हिला दी थी। उसके उस अंदाज को देखते हुए अली बिन रबी मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, मेरी बहन, ऐसा मुस्बत जवाब देकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब मैं इस सिलसिले में अब्दुल रज़ाक से बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो इस फैसले पर खुशी का इजहार करेगा और यही तुम्हारी इस बस्ती में तुम्हारा और उसका निकाह होगा। इसके बाद तुम यहाँ से अब्दुल रज़ाक की बीवी की हैसियत से गजनी का रुख करोगी। कुछ सोचते हुए अली बिन रबी पीछे हटा, अब्दुल रज़ाक के पास आया और बड़ी राजदारी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, जो कुछ मेरे और तेरे साथ हुआ वो अब माजी का एक हिस्सा है। देख, मैं अमीमा से गुफ्तगू करके आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अमीमा से शादी कर लो। मेरे भाई, वो बहुत अच्छी लड़की है और तुमसे शादी करने पर वो तैयार और आमादा भी हैं। आखिर हम दोनों ने अपने घर तो आबाद करने हैं, मुजर्रद और तन्हाई की जिंदगी तो बसर नहीं करेंगे। अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर अब्दुल रज़ाक के चेहरे पर नमूदार हुआ, फिर कहने लगा, अली बिन रबी, उम्र में तुम मुझसे छोटे हो लेकिन मर्तबे और मनसब में मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें बड़े भाई की सी इज्जत और एहतराम देता हूँ। मेरे अजीज, जो फैसला तुमने किया है, यूं जानो वो फैसला मेरे दिल की गहराइयों से उठा है और उस फैसले को कबूल ना करना मैं समझता हूँ हद दर्जा की बदकिस्मती होगी। अब्दुल रज़ाक का यह जवाब सुनकर अली बिन रबी खुश हो गया था। उसके बाद अली बिन रबी ने उस मौजू पर बस्ती के सरकर्दा लोगों से गुफ्तगू की। लोगों ने भी इस पर खुशी का इजहार किया। चुनाचे बस्ती के अंदर ही अब्दुल रज़ाक और अमीमा के निकाह का एहतमाम कर दिया गया। अली बिन रबी ने अपने लश्कर के साथ 2 दिन तक वहां कयाम किया। उसके बाद उसने कूच किया, फिर वो अपने लश्कर के साथ गजनी का रुख किए हुए था।